नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और कृषि बागवानी एवं पशुपालन जानकारी लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हम सभी भारतीयों का संबंध कृषि से प्राचीन काल से ही रहा है, क्योंकि ये हमारी जीविका और हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार रहा है। खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो सके और हमारी कृषि में उत्पादन बढ़ सके, इसके लिए कृषि वैज्ञानिक समय समय पर नए नए बीजों का विकास करते रहते हैं, जिससे उपज और ज़्यादा बढ़ सके। परंतु कई बार विपरीत परिस्थितियां जैसे मौसम परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन में कीटों आदि की समस्या का भी हमें सामना करना पड़ता है, जिससे फसल उत्पादन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकते हैं बचाव के लिए कार्य, इस विषय पर आज कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर से सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर पंकज सूद। डॉक्टर पंकज, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डिम्पल जी। डॉक्टर पंकज, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं मौसम परिवर्तन के बारे में, तो शुरुआत इसी से करना चाहूँगी, ये जानना चाहूँगी कि आम भाषा में यदि हम मौसम परिवर्तन को जानना चाहें तो आप किस तरह से उसे परिभाषित करेंगे कृषकों के लिए और आम लोगों के लिए? धन्यवाद डिम्पल जी। सबसे पहले तो जहाँ तक जलवायु परिवर्तन की बात है, ग्लोबल वार्मिंग की बात है, आजकल ये कॉमन टॉपिक बन गए जी। लेकिन दो तीन चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा केंद्रित करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है ये क्लाइमेट चेंज। जो हमारा यूनाइटेड नेशन पैनल है, IPCC है एक, वो सारे लोग जो हैं इस विषय के ऊपर पूरे विश्व भर में कार्य कर रहे हैं जी। तो जहाँ तक जलवायु परिवर्तन की बात है, तीन चीज़ें। एक तो तापमान बढ़ रहा है जी। दूसरा हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है एटमॉस्फेयर में, उसमें भी इजाफा हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है जी। और तीसरा चीज़ जो है वो है इर्रेगुलर प्रेसिपिटेशन। जैसे हम बारिश की बात करते हैं, स्नोफॉल की बात करते हैं, फ्लड्स की बात करते हैं, तो उनके भी इंसिडेंस पिछले अगर हम दो दशकों से देखें, 2 सदियों से देखें रादर, तो ऐसा हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उसमें भी इरेटिक एक पैटर्न जो है वो बन गया। पहले हम कहते थे कि खास मौसम है उसमें बारिश होगी, लेकिन अब वैसा नहीं है। अभी प्रेजेंट जो आप सिनेरियो देखेंगे तब भी आप यही देख रहे हैं कि अभी अप्रैल के महीने में कितनी बारिश हुई है। तो जहाँ तक टेम्परेचर की बात मैं अगर करूँ तो पिछले 2 जो हमारे सदियाँ हैं, 1800 के बाद की बात करें तो जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, हमारा टेम्परेचर जो है वो लगभग 1 डिग्री, एग्जैक्टली कहूँ तो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन ये एवरेज की बात कर रहा हूँ। इसमें अगर रीजनल क्लाइमेट की बात करें तो उसमें इससे भी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। अब इससे क्या प्रभाव कृषि के ऊपर पड़ा? जब ग्लोबल वार्मिंग हुई है तो डेफिनेटली हमारी फसलों का जो टाइमिंग है, उनकी ग्रोथ है, उनकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी है, उन सब के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और एक लिमिट जो है, जैसे मैंने कहा आपको कि IPCC एक संस्था है जो कि इस विषय के ऊपर पूरे वर्ल्ड भर में देख रेख कर रही है। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की जो वार्मिंग है वो एक लिमिट रखी गई है, और उससे ज़्यादा अगर हमारे इसका बर्ड का टेम्परेचर बढ़ता है तो शायद हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उससे ये शायद 2030 तक भी हो सकता है। तो ये एक कारण है जिसके कारण हमें इस विषय के ऊपर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जैसे मैंने कही आपसे कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है, ये जनरली मोटे तौर पे मैं कहूँ तो ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आती है, मीथेन भी आती है। तो ये जो गैसेस हैं इनका स्तर भी हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है। अकेले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो जो लगभग 2 सदियां पहले हमारा लेवल जो था कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो था 280 ppm के पास, आजकल वो 440 ppm के आसपास पहुंच रहा है। और इसका कारण भी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, और दूसरी जो हम आजकल कहते हैं कि डेवलपमेंट, बहुत से कारण है। तो मोटे तौर पे या मुख्यतः अगर कहूँ तो जो मानव है इस संसार में ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के परिप्रेक्ष्य में एक मुख्य कारण है।
जी। तीसरी चीज इरेटिक रेनफॉल की मैंने बात की, जी। प्रेसिपिटेशन, हालांकि बारिश जो है ऐसा नहीं है कि उसमें ओवरऑल एवरेज की बात करें तो उसमें कोई कमी आई है या जी। उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन उसमें भी इरेगुलरिटी जो है, इरेटिक जो पैटर्न है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। जी, आपने जिस तरह से हमें बताया तो मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन, जिसे हम आमतौर पर बिल्कुल आम लेते हैं, पर एक काफ़ी चिंता का विषय है। इसे समझना, जिस तरह से आपने कहा, इस पे बात किया जाना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे आपने कहा कि 2030 तक हो सकता है हम उस सिचुएशन में पहुंच जाए जहां हमें नहीं पहुंचना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, यदि हम हिमाचल की बात करें, यहाँ की स्थिति की बात करें मौसम परिवर्तन को लेकर, तो वो कैसी है, किस तरह की है इस समय में? हाँ, देखिए, जब मैंने ग्लोबल वार्मिंग की बात की या जलवायु परिवर्तन की बात की, तो हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। जी। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सेब, हमारा हिमाचल प्रदेश सेब के लिए जाना जाता है। जी। तो जिन क्षेत्रों में आज से अगर आप 20-25 साल पहले देखें, जिन क्षेत्रों में सेब होता था, जी। आज उन क्षेत्रों में सेब नहीं है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, हाइट पे जा रहा है। इसका मतलब जो हाइट वाले एरिया है वो सेब के लिए उपयुक्त हो रहे हैं। जिन क्षेत्रों में सब्जियां, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स होती नहीं थी, अब उनमें हम ऑफ सीजन वेजिटेबल की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ वैरायटीज़ हमने ऐसी डेवलप कर ली हैं जो लो चिलिंग या कम जो हमारा गर्म वातावरण है उसमें भी हो जाती हैं, लेकिन कमर्शियल अगर हम एप्पल कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें एक शिफ्ट आया है। आप स्पीति की बात करें, वहाँ सेब नहीं होता था, आज वहाँ बहुत बढ़िया और क्वालिटी सेब जो है वो देखने को मिल रहा है। और उसी तरह से दूसरी फसलें आप देखें तो उसमें भी हमारी एक शिफ्ट जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से आई है। हालांकि इसका प्रभाव जो है फसलों के ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर अगर हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अच्छे प्रभाव भी हैं और दुष्प्रभाव भी हैं। क्योंकि जब आपकी ग्लोबल वार्मिंग होगी तो बहुत सारे नए एरियाज जो हैं, बहुत सारी फसलों के लिए वो ओपन होंगे। फसल की ग्रोथ के लिए एक ज़्यादा टाइम मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आपका ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एक मुख्य पौधों का जो भोजन बनता है वो उसकी प्रक्रिया है, तो उसका टाइम और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से एक ज़्यादा ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो है होने की वजह से प्लांट्स जो है उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी, उनकी इकोलॉजिकल और मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, तो उनकी एक अच्छी ग्रोथ भी क्रॉप की देखने को मिल सकती है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें कीड़े और बीमारियों की, तो जब आपका ज़्यादा टाइम के लिए कोई क्रॉप होगी, अच्छी ग्रोथ होगी, उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी में वेरिएशन होगी, तो वो कीड़े भी ज़्यादा टाइम तक उसमें सरवाइव करेंगे, नई नई समस्याएं उसमें आएंगी, तो इनकी वजह से उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें बहुत ज़्यादा जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी, तो हमें दोनों ही चीज़ों के लिए तैयार रहना है। बिल्कुल। और हम कोशिश ये कर सकते हैं कि जो आपने दुष्प्रभाव कहे हैं वो किसी तरह से कम हो सके। बिल्कुल जी, तो इसी पे हम आगे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ना चाहूँगी और जानना चाहूँगी, जिस तरह से हमारी भौगोलिक परिस्थिति है, हिमाचल की आपने बात की, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र भी है और हम मैदानी भूभाग भी हम देखते हैं, तो ऐसे में किस प्रकार की खेती यहाँ के लिए उपयुक्त रहती है अगर हम ओवरऑल में बात करें तो? देखिए, हिमाचल प्रदेश को 4 भौगोलिक परिस्थितियों में बांटा गया। वेट टेम्परेट रीजन है, ड्राई टेम्परेट रीजन है, हमारे सब ह्यूमिड मिड हिल्स हैं और लो हिल्स हैं। इनकी वजह से हमें जो हमारी क्रॉप की सिलेक्शन है वो हमें अपने भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से ही करनी पड़ती है। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा शिफ्ट डेफिनेटली अभी देखने को मिला है। हाँ, हिमाचल प्रदेश क्योंकि बहुत सारा हमारा एरिया ऐसा है जो कि ऑफ सीजन एडवांटेज के लिए एक जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर फसलें जो निचले क्षेत्रों में जिस मौसम में होती हैं, हमारे प्रदेश में हमारे जो ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे ये फसलें उससे विपरीत मौसम में भी बड़ी आसानी से हम उगा सकते हैं। दूसरा, क्लाइमेट फेवरेबल होने की वजह से उनकी क्वालिटी भी जो है वो काफ़ी बेहतर मैदानी क्षेत्रों से पाई जाती है। तो हमें क्रॉप सिलेक्शन जो है उसी ढंग से करनी चाहिए।
छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं दूंगा, जी। जैसे गेहूं की बात करें, धान की बात करें, मक्का की बात करें, तो ये बहुत सारे हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये फसलें हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, जी। क्योंकि ये फसलें मैदानी क्षेत्रों के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। जी। अगर ट्रेडिशनली भी देखें तो हमारे यहाँ पे ये फसलें ज़्यादा नहीं लगाते थे लोग। हमारा एक पारंपरिक जो सिस्टम था क्रॉपिंग का, वो अलग सिस्टम था। जी। बहुत तरह के ऐसे अनाज, बहुत तरह की ऐसी फसलें जो कि अब शायद नई जनरेशन जो ना तो उनको जानती है, जी। ना ही उनको पता है, वो फसलें हमारे क्षेत्र में होती थी। तो हमें अब ज़रूरत है कि द्वारा हम क्लाइमेट चेंज की बात करें या वैसे भी बात करें तो उन फसलों की ओर द्वारा हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का बेस्ट एडवांटेज जो नेचर ने हमें दिया है उसका ले सकें, उनकी क्वालिटी अच्छे दाम पे जो है लोगों को एक हम सर्व कर सकें। डॉक्टर पंकज, जिस तरह से आपने अभी कहा कि उन अनाजों की ओर यदि हम बढ़ें जो कि एक तरह से जिनके बारे में आज की जो जनरेशन है वो जानती भी नहीं है, तो क्या कहीं ना कहीं ये जिस तरह से आपने कहा था कि अच्छे प्रभाव भी हो सकते हैं क्लाइमेट के, तो क्या उस दिशा में एक कदम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और आप जानते भी हैं कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में भी पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। और हमारी सरकार की ये पहल है, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये पहल है, और इसी वजह से पूरे देश में, पूरे विश्व में रादर ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाया जा रहा है। तो ये जो अनाज हैं, जैसे हमारा कोदरा, कांगनी, काई बोलते हैं कई जगह पे, सावा है, ये मिलेट क्रॉप्स जो हैं, या ज्वार है, बाजरा है, या दूसरे हमारे सूडो सीरियल्स हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते थे पहले भी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इनको छोड़ दिया। लेकिन इनकी जो गुणवत्ता है न्यूट्रिशनली अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली, ये रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इनके लिए ज़्यादा हमें फर्टिलाइज़र, केमिकल्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये कीड़े और बीमारियों से भी एक अपने आप को प्रोटेक्ट करने की इनमें क्षमता होती है, इनमें ज़्यादा कीड़े और बीमारियों का नुकसान नहीं होता है। तो क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से भी ये फसलें जो हैं हमारे कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा जो है एक विकल्प हो सकता है आने वाले समय में। जी, डॉक्टर पंकज सूद, आगे बढ़े, हम मौसम परिवर्तन से होने वाले जो दुष्प्रभाव है उन पे थोड़ा और ज़्यादा चर्चा करना चाहेंगे, उनके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या प्रभाव जो है वो कृषि पर आज के समय में अब इनके देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि मैं विषय पे थोड़ा सा बात करूं तो जैसे हम कीड़ों की बात करते हैं जी। प्रकृति में अगर हम नेचर में देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई जीवित या बायो एंटिटी है तो वो इंसेक्ट्स हैं, जिनका लगभग 50% जो क्रिएचर हैं बर्ड पे वो इंसेक्ट्स हैं जी। वो ज़्यादा इस बदलते क्लाइमेट चेंज के लिए अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं जी। कीड़ों के बारे में ये कहते हैं कि वो वैज्ञानिक टर्म है थोड़ी सी पैकिलोथर्मिक। पैकिलोथर्मिक का मतलब ये है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अनुरूप जो है ढाल सकते हैं जी। तो जैसे हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, मैंने कहा फसलों की बढ़वार अच्छी होगी, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो डेफिनेटली जो कीट उस फसल के साथ एसोसिएटेड हैं जी। उनको खाने के लिए अच्छा भोजन मिलेगा, ज़्यादा समय तक उनको भोजन मिलेगा, तो उनकी जनरेशन्स बढ़ेंगी, उनका लाइफ साइकिल जो है वो छोटा होता चले जाएगा, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो जितनी उनकी ज़्यादा संख्या होगी उतना ही डैमेज वो हमारी क्रॉप्स को करने लगेंगे। और जैसे मैंने कहा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज टेम्परेचर में, इसका नेगेटिव इफेक्ट हम देखें कीड़ों की दृष्टि से, इंसेक्ट्स की दृष्टि से, तो 1 डिग्री टेम्परेचर वार्मिंग की वजह से 10 to 25% डैमेज फसलों के ऊपर ज़्यादा हुआ है कीड़ों की वजह से या बीमारियों की वजह से। और अगर हम दूसरी इसमें बात करें, परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जब आपका क्लाइमेट चेंज होगा तो नई जो परिस्थितियां हैं वहाँ पे भी आपकी फसलें नई होंगी, कीड़ों को खाने के लिए भी नई जो है वो क्रॉप्स नई जगह पे मिलेंगी। तो डैमेज जो है, एक तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, सेकेंडली उसकी जो ओवरऑल हॉरिजन है, ज़्यादा क्षेत्र है वो कीड़े
डैमेज करने में सक्षम होंगे। इसके साथ साथ नए नए कीड़े भी हमारी फसलों में आने वाले समय में नुकसान करने में सक्षम हो सकते हैं। जी डॉक्टर पंकज, जिस तरह से आपने कीड़ों के बारे में बात की, कीटों के बारे में बात की कि मौसम परिवर्तन के साथ किस तरह से कीटों का हमला और ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी भी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में यदि हम बीमारियों की बात करें इन कीटों से होने वाली, जिससे जो पौधा है हमारा, जो फसल है वो नुकसान की हो जाती है, तो वो किस तरह की रहती है? दो चीज़ें हैं, थोड़ा सा किसान भाई भी प्रोग्राम क्योंकि देखते रहते हैं, तो कीड़े और बीमारियां दो टर्म्स हम जनरली यूज करते हैं। तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि कीड़े और बीमारियां दो अलग अलग चीजें हैं। कीट भी नुकसान करते हैं और बीमारियां भी नुकसान करती हैं। ये अलग बात है कि कीड़ों की वजह से कुछ बीमारियां ट्रांसमिट होती हैं। कुछ ऐसे कीड़े हैं जो कुछ बीमारियों के जीवाणु भी अपने साथ फसलों में ले जाते हैं और वहाँ पे बीमारियां फैलाते हैं। तो जो आपने बात की उसके परिप्रेक्ष्य में भी मैं ये कहूँगा कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो इंसेक्ट्स के द्वारा ट्रांसमिट होने वाली बीमारियां हैं वो भी ज़्यादा हमारी फसलों में देखने को मिलेंगी। उनकी वजह से हमारी फसलों का नुकसान जो है वो भी ज़्यादा होगा। कुछ 2-3 एग्जाम्पल मैं हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में ज़रूर देना चाहूँगा। एक तो हम संरक्षित खेती की बात करते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की, क्योंकि उसमें हम ये देखते हैं कि जनरली संरक्षित खेती ये होती है कि उसमें हम अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बाहर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 4-5 डिग्री का एडवांटेज होता है, इसीलिए उसमें अच्छी प्रोडक्शन होती है, क्रॉप का टाइम लंबा होता है। लेकिन वहाँ पे भी अगर हम देखें तो कीड़ों की समस्या जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। कुछ नए कीड़े, खास तौर पे माइट की बात करूं मैं, थ्रिप्स की बात करूं, जब शुरू में संरक्षित खेती हमारे प्रदेश में आई थी तो ये कीड़े ज़्यादा हमारे यहाँ पे नहीं पाए जाते थे। लेकिन अब अगर हम बात करें तो इस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा जो नुकसान करने वाले हैं वो ये रस चूसक कीट जो हैं, चाहे उसमें आपका एफिड है, माइट है, थ्रिप्स है, ये आते हैं। दूसरी तरफ ओपन कल्टीवेशन की बात करूं तो जैसे मेज की बात करें, मक्का हमारे प्रदेश की एक प्रमुख फसल है, तो उसमें भी अभी पिछले 2-3 सालों से हम सुन रहे हैं कि एक फॉल आर्मी वर्म, ये जो कीड़ा है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारे क्षेत्र में कर रहा है। ये भी जलवायु परिवर्तन का ही एक एग्जाम्पल है। उसी तरह से हमारी जो सोलेनेशियस क्रॉप्स हैं, जो टमाटर वर्गीय फसलें भी हम उनको बोलते हैं, उसमें भी देखें तो उसमें भी कुछ नए कीड़े जो हैं वो देखने को मिले हैं। उसमें वाइट फ्लाई भी है जिसका प्रकोप हमारे यहाँ पे नहीं होता था, वो देखने को मिला है। साथ ही साथ एक नया कीड़ा जिसको हम टोमेटो पिन वर्म भी बोलते हैं, टूटा एब्सोल्यूटा, तो उस कीड़े का प्रकोप भी हमारे खास तौर पे सुरक्षित खेती में इन सोलेनेशियस क्रॉप्स में, जिसमें टमाटर भी आता है, बैंगन भी आता है, उनमें देखने को ज़्यादा मिल रहा है। ये तो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें फसलों में नए कीड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। गेहूं आजकल एक प्रमुख फसल है, उसकी बात जरूर करूंगा। गेहूं में भी एक रस चूसक कीट है जिसको हम तेला या एफिड कहते थे। पहले ये कीड़ा हमारे प्रदेश में बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता था, भीट एफिड इसको हम कहते हैं। लेकिन अब अगर हम देखें तो इसका प्रकोप भी हमारे प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि जलवायु परिवर्तन का ही एक परिणाम हम इसको कह सकते हैं। जी, यदि हम डॉक्टर साहब परिणामों की ओर बढ़ें, आगे की ओर, और हम कहें कि इससे उत्पादन में तो मुझे लगता है कमी आती ही है, साथ ही साथ जो पोषक तत्व हैं उनमें भी कमी की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो क्या ये सारे रीजंस हैं जो धीरे धीरे हमें आगे की ओर ले जा रहे हैं? और जिस तरह से एक ग्राहक के पास जब वो चीज़ आती है तो उसमें ना पोषण होता है और जो किसान है उसे तो नुकसान हो ही रहा है, जिस तरह से उसके पास उत्पादन में कमी आई है। थोड़ा सा, हालांकि ये विशेष अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को फसलों की बढ़ाते हैं जी, तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी जो है वो डिटेरियोरेट होती है, क्योंकि हमारे हर चीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो जीन्स के ऊपर निर्भर करती है जी। तो प्रोडक्शन के जीन्स को जब हम डोमिनेंट बनाते हैं तो उसमें दूसरे जीन जो कि
आपकी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। पौधे को बचाते हैं कीड़ों से, बीमारियों से। उन जीन को हम सुप्रेस एक तरह से कह सकते हैं करते हैं। तो डेफिनेटली जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं कमी आएगी। और ये क्लाइमेट चेंज जैसे आपने कहा, तो उससे भी इसको हम इस ढंग से लिंक कर सकते हैं। मैंने कहा आपसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पौधों का मेटाबॉलिज्म उसमें भी फर्क आएगा। मेटाबॉलिज्म चेंज होगा तो उनकी ग्रोथ रेट में फ़र्क आएगा, और ग्रोथ रेट में फ़र्क आएगा तो उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी में भी डेफिनेटली फ़र्क आएगा। कीड़ों को लिंक करें इससे, तो जब न्यूट्रिशनल क्वालिटी कम होगी तो नए नए होस्ट कीड़े अपना बनाएंगे। जिस फसल पे पहले वो नहीं भी नुकसान करते थे, हो सकता है उस पे भी नुकसान करें। जिसमें वो कम आपका नुकसान करते थे, क्योंकि जब क्वालिटी न्यूट्रिशन में कमी है तो इंसेक्ट भी चाहेगा कि वो जितनी प्रोटीन उसको चाहिए वो उतनी प्रोटीन पौधे से ले, तो उसके लिए उसको ज़्यादा खाना पड़ेगा, तो वो डेफिनेटली नुकसान जो है वो बढ़ेगा। और अगर हम अपनी बात करें तो जब आपकी उसमें क्वांटिटी बढ़ेगी किसी भी चीज़ की, डेफिनेटली क्वालिटी में कमी आती है। और उसके लिए आजकल बहुत सारी क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी की हम बात करें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन है तो हमें उसका कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। जी, और उपाय बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो उपाय की अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग जो आज हम बात कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उसका मुख्य जो कारण है वो है हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो कैसे हम इसका विसर्जन जो है कम कर सकें, सबसे पहले तो इसी चीज़ के ऊपर पूरा जो विश्व है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब देश जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जलवायु में ज़्यादा छोड़ रहे हैं। ये जो गैसेस होती हैं, मोटे तौर पे मैं कहूँ तो ये एक ब्लैंकेट की तरह हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जाके चली जाती हैं, और रेडिएशन जो होती है सन की उसको ट्रैप करती हैं। उसकी वजह से ही हमारा जो प्लानेट है वो गर्म हो रहा है। तो इन गैसेस का विसर्जन हम कैसे कम कर सकें, वो सबसे ज़रूरी है। कुछ देश कम इन ग्रीन हाउस गैसेस का विसर्जन कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, और केवल 10 जो बड़े इंडस्ट्रियल हमारे कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, लगभग 60% ग्रीन हाउस गैसेस का विसर्जन वो ही करते हैं। तो हमें इन गैसेस के विसर्जन को रोकना होगा। उसके लिए हमें ऐसी क्रॉप प्रोडक्शन, क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी, जैसे पैडी की बात करें, धान की बात करें, वो मीथेन गैस वहाँ से रिलीज होती है, तो उसके लिए हम ये तरीके अपनाएं कि उसकी क्रॉप कम करें। दूसरे तरीके इंडस्ट्रियल हैं तो उसमें भी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, तो उनका भी हम विसर्जन कम करें। जी डॉक्टर साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और कीटों से संबंधित हमें इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर पंकज सूद से हमने जाना कि किस तरह से कीटों की समस्या का हम समाधान कर सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।